हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अमन पीसीएस 24 चैनल पर। और आज हम करंट अफेयर का एक ट्रेडिशनल टॉपिक है जो कि नोबेल प्राइज़ आप सभी जानते हैं कि काफ़ी एक महत्वपूर्ण है, जो कि प्रत्येक साल इस अवार्ड को दिया जाता है, जो कि एक विश्व स्तर पर यह अवार्ड है। तो हमने कोशिश किया है कि काफ़ी कम समय में, जो कि 6 से 7 मिनट के वीडियो में जो बेसिक जानकारी है वो आप तक हम पहुँचाएँ। तो इसी के उद्देश्य से हम इस वीडियो को बना रहे हैं। तो आइए हम लोग इस क्लास को देखते हैं और इससे संबंधित तथ्य को देखते हैं। सबसे पहले नोबेल अवार्ड, जो कि एक विश्व स्तर का यह अवार्ड है, और इस अवार्ड को किन व्यक्ति को मिलता है और इसमें कौन कौन से क्षेत्र हैं और सर्वप्रथम कब से यह अवार्ड को शुरू किया गया था, और इस अवार्ड में कुल कितने क्षेत्र हैं और इसमें किन किन व्यक्ति को यह अवार्ड मिल चुका है, इस चीज़ को भी देखेंगे। और भारत की दृष्टि से, यानी हम अपने देश के भारत, अगर इंडिया में हम अब तक देखें तो कितने व्यक्ति को किन किन क्षेत्रों में अवार्ड मिला, तो उस चीज़ को भी हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सर्वप्रथम अल्फ्रेड नोबेल, जो कि इनका पूरा नाम है, जिनको हम लोग शॉर्ट में इन्हीं के नाम से नोबेल अवार्ड हम लोग जानते हैं, और इन्हीं के नाम से यह अवार्ड भी दिया जाता है। और इन्होंने एक ऐसे विस्फोटक पदार्थ को खोज किया था जिसका नाम है डायनामाइट। यह डायनामाइट क्या होता है, तो हम थोड़ा एक बेसिक स्ट्रक्चर में आपको बता दें। जैसे उस समय इस तरह के विस्फोटक पदार्थों का खोज नहीं हुआ था, जो कि अगर कहीं पर भी इसको हम ब्लास्ट करते हैं तो वहाँ पे काफ़ी अधिक क्षेत्रों में यह प्रभावित करता था, और वहाँ पे काफ़ी अधिक लोगों की मृत्यु दर अधिक होता था। और किसी भी मोहल्ला को जैसे हमको ख़त्म करना था, तो वहाँ पे इस चीज़ों को हम लोग प्रयोग करके उस समय में इस डायनामाइट का हम लोग प्रयोग करते थे, और आसानी से वहाँ पे हज़ारों लोग मारे जाते थे इस डायनामाइट से। और वहाँ के जो भी सत्ता में कोई भी सरकार है या कोई ऐसे स्थान है जहाँ पे कुछ विरोधी लोग अधिक है, वहाँ पे आतंकवादी लोग अधिक है, तो वहाँ पे इस चीज़ को ज़्यादा उपयोग किया जाता था कि वहाँ से उस चीज़ को ख़त्म किया जा सके। तो यह बहुत ही एक भयानक विस्फोटक पदार्थ है। इससे काफ़ी लोगों को नुकसान भी हुआ, कुछ लोगों को यह अपने यूज के लिए भी इस चीज़ को प्रयोग किए। तो इनका इस तरह के खोज से इनका काफ़ी नाम चर्चित हुआ कि इस तरह के विस्फोटक पदार्थ को खोज किए हैं। उसके बाद में हम देखें तो यह जो नोबेल अवार्ड है, 10 दिसंबर को प्रत्येक साल इस अवार्ड को दिया जाता है, जो कि अल्फ्रेड नोबेल के पुण्यतिथि पर यह अवार्ड को दिया जाता है, जो कि इन्होंने 10 दिसंबर को ही इनकी मृत्यु हुआ था। उसके बाद में हम देखें तो यह कौन सा देश इस अवार्ड को मुख्य रूप से देता है, तो सबसे पहले स्वीडन की सरकार प्रदान करती है। और इसमें कुछ क्षेत्र भी बांटा हुआ है, जैसे कि फिजिक्स का क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति कुछ अच्छा करते हैं तो उनको अवार्ड दिया जाएगा। इसी तरह 5 क्षेत्र बांटा हुआ है, जिसमें प्रथम है फिजिक्स, उसके बाद में केमिस्ट्री, उसके बाद में है चिकित्सा, उसके बाद में है साहित्य, और सबसे लास्ट में शांति। यानी यह 5 क्षेत्रों में उस समय अवार्ड दिया जाता था। तो जिसमें शांति के क्षेत्र में स्वीडन की सरकार नहीं देती थी, और शांति के क्षेत्र में हम बोले तो नॉर्वे की सरकार उस अवार्ड देती है, और बाकी का अवार्ड स्वीडन की सरकार देती है। और हम देखें तो यह अवार्ड नोबेल प्राइज़ कब से दिया जाता है, तो 1901 से यह अवार्ड को देना प्रारंभ हुआ, और कुल 5 क्षेत्रों में इस अवार्ड को दिया जाता है। और 5 क्षेत्रों कौन कौन सा है, जो कि हम आपको बताए हैं। एक में फिजिक्स है, दूसरा में केमिस्ट्री, तीसरा में चिकित्सा, 4 नंबर में साहित्य, और 5 नंबर में शांति। यह 5 क्षेत्र है जिसमें कुल अधिकतम एक क्षेत्र में 3 व्यक्ति को ही यह अवार्ड मिलता है, और कुल क्षेत्रों को जोड़े तो कुल क्षेत्रों को मिलाकर कुल व्यक्ति को 18 व्यक्ति को यह अवार्ड दिया जाएगा, और 18 से अधिक कभी भी किसी को अवार्ड नहीं दिया जाता है। यानी 18 से कम व्यक्ति हो सकते हैं और 18 से अधिक व्यक्ति नहीं हो सकते हैं। तो ये रहा साहित्य का क्षेत्र, और इसमें कितने व्यक्ति को मिलता है वो भी आपको हम बता दिए कि एक क्षेत्र में अधिकतम 3 व्यक्ति को ही मिलेगा। तो इस तरह से उस समय 5 क्षेत्र था, तो उसमें 15 व्यक्ति को मिलेगा। बाद में एक क्षेत्र जुटा है इसमें, जो कि हम जानते हैं अर्थशास्त्र, जो कि बाद के फेज में यह जुटा है। तो उस समय अधिकतम 15 व्यक्ति को ही यह अवार्ड मिल सकता था। और उसके बाद में हम देखें तो 1929-30 के आर्थिक संकट, आप जानते हैं कि 1929 में जो कि विश्व लेवल पर आर्थिक संकट आया था, तो उस तरह की आर्थिक संकट फिर कभी दोबारा नहीं आया। तो इसलिए एक नया
और इसमें जोड़ा गया जो कि अर्थशास्त्र है, जो कि पहले से जो 5 क्षेत्र में अवार्ड देते हुए आ रहे थे लोग, तो उसमें ये इसको भी जोड़ा गया अर्थशास्त्र को भी, कि इसमें भी अवार्ड दिया जाएगा। और कुल मिलाकर 6 हो गया, तो 6 हो गया तो जाहिर सी बात है कि 3 व्यक्ति और बढ़ जाएंगे तो कुल 18 व्यक्ति हो जाएगा, जो कि वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाता है कि नोबेल प्राइज़ में अधिकतम कितने व्यक्तियों को अवार्ड दिया जा सकता है, तो कितना होगा, 18। तो ये हो गया। उसके बाद में 1969 में इसको जोड़ा गया है, आप याद रखिएगा। 1929-30 में जो भी आर्थिक संकट आया था उसको देखते हुए 1969 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल प्राइज़ मिलना प्रारंभ किया गया। वर्तमान में कुल 6 क्षेत्रों में नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, और इसके कुछ कमेटी भी है, जैसे कि 6 क्षेत्र है तो कौन सा क्षेत्र में कौन सी कमेटी अवार्ड देगी। तो इसमें मुख्यतः 3 कमेटी बनाई गई है, जिसमें है कि नोबेल पुरस्कार स्वीडिश एकेडमी एक यह कमेटी हो गया। यह कमेटी 2 को अवार्ड देती है, जो कि एक है साहित्य और एक है शांति। अगर साहित्य में किसी को अवार्ड मिलेगा या शांति में किसी को अवार्ड देना है तो यह संस्था देगी। उसके बाद में है कैरोलिन इंस्टीट्यूट, जो कि चिकित्सा के क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति बेहतर करते हैं तो उनको यह संस्था अवार्ड देगी। उसके बाद में है रॉयल स्वीडिश एकेडमी, जो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स में यह संस्था अवार्ड देती है। तो कुल हम देखें तो तीनों मिलाकर 6 क्षेत्र हो जाता है, जो कि यह संस्थाएं इनको अवार्ड देती है। उसके बाद में हम देखें तो इस एकेडमी में कई सदस्य हैं जो यह विचार करते हैं कि विश्व में किस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार प्रदान करना चाहिए। तो इसमें उसके बाद में हम ये देखें कि भारत में अगर किसी को अवार्ड देना है या भारत मुल्क के कोई व्यक्ति को अवार्ड देना है तो उसमें कितने व्यक्ति को मिले हैं। तो भारत के मूल व्यक्ति हैं तो वो अलग है, भारत के जो कि भारतीय जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला वो अलग है। तो भारतीय मूल के व्यक्ति जिन्हें नोबेल प्राइज़ प्रदान किया गया, भारत मूल कहने का मतलब कि वैसे व्यक्ति जिनको भारत में तो जन्म हुआ मगर किसी कारणवश से किसी अन्य देशों में जाकर वे रहने लगे हैं या वहाँ पे अपने स्थायी जीवन जीने लगे हैं, तो वैसे व्यक्ति को भारतीय मूल के व्यक्ति भी बोलते हैं। तो उसमें पहला देखें तो 1968 में हरगोविंद खुराना, जिनको चिकित्सा के क्षेत्र में यह अवार्ड दिया गया था। उसके बाद में देखें तो 1983 में चंद्रशेखर, जिनको भौतिक के क्षेत्र में यह अवार्ड दिया गया था। उसके बाद में हम देखें तो वेंकट रमन, जिन्होंने रसायन के क्षेत्र में यह अवार्ड दिया गया था। उसके बाद में हम देखें तो 2000 ईस्वी में वीएस नायपॉल, जिसको साहित्य के क्षेत्र में अवार्ड दिया गया था। उसके बाद में हम देखें तो कैलाश सत्यार्थी, जिनको शांति के क्षेत्र में यह अवार्ड दिया गया था। तो कुल व्यक्ति हम देखें तो 1 2 3 4 5 व्यक्ति हैं जो कि यह भारत मूल के व्यक्ति हैं, जिनका जन्म तो भारत में हुआ मगर किसी कारणवश से या अन्य देशों में रहते हैं। तो इसमें पहला है हरगोविंद खुराना, दूसरा में है चंद्रशेखर, उसके बाद में है वेंकट रमन, उसके बाद में है वीएस नायपॉल, उसके बाद में है कैलाश सत्यार्थी, जो कि ये 5 व्यक्ति हो गए। उसके बाद में हम देखें जो कि भारत के जो मूल निवास है, जो कि अभी भी भारत में निवास रहते हैं, उनको अवार्ड मिला। तो भारतीय जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला, जिसमें पहला है रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि 1911 में जब जॉर्ज परचम भारत आया था तो उनके स्वागत में इन्होंने राष्ट्रगान को गाया था, जो कि जन गण मन को गाया था। और इसी को देखकर जब जॉर्ज परचम जब अपने देश गए तो वहाँ पे साहित्य के क्षेत्र में इनको अवार्ड देने का घोषणा करवाया कि अगर कोई व्यक्ति इंडिया में है तो ये रविंद्रनाथ टैगोर हैं, जो कि साहित्य के क्षेत्र में इनको अवार्ड दिया जाए, काफ़ी अच्छे लिखते हैं अवार्ड। तो इनको अवार्ड मिला, इनको अवार्ड साहित्य के क्षेत्र में मिला। 1913 में इनको अवार्ड मिला। और एक और बात बताएं कि रविंद्रनाथ टैगोर 2 देशों के राष्ट्रगान भी इन्होंने लिखे हैं, जिसमें पहला भारत का राष्ट्रगान जन गण मन, जो कि यहीं रविंद्रनाथ टैगोर ही लिखे हैं, और दूसरा देश बांग्लादेश, जो कि ये बंगाल से थे, तो बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान इन्होंने ही लिखा है, जो कि अमार समार बांग्ला, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश का यह राष्ट्रगान है। तो 2 देशों का राष्ट्रगान भी इन्होंने लिखा है। उसके बाद में हम देखो तो भारत में रहने वाले प्रथम महिला के हम बात करें तो उसमें मदर टेरेसा का नाम आता है, जो कि शांति के क्षेत्र में इनको अवार्ड मिला था। और इनको शांति के क्षेत्र में अवार्ड मिला था। और उसके बाद में हम देखें तो सीवी रमन को, जो भारत मूल के हैं, इनको भी
अवार्ड मिला था, जिन्होंने रमन प्रकाश की व्याख्या किए थे। रमन प्रकाश की व्याख्या में क्या होता है, तो इन्होंने उस समय आसमान का रंग नीला क्यों होता है और समुद्र का जल भी नीला क्यों होता है, इस चीज़ को उस समय इन्होंने काफ़ी बेहतर ढंग से परिभाषित किए थे और इनकी व्याख्या किए थे, जिसकी वजह से इनको अवार्ड मिला था सीवी रमन को। उसके बाद में रमन प्रभाव प्रकाशित होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, जो कि प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भी मनाया जाता है। उसके बाद में इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में भी जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं वो अमर्त्य सेन है, जिनको इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में इस अवार्ड को दिया जाता है। तो कुल हम अभी तक जो मुख्य व्यक्ति थे और मुख्य जो भी बेसिक जानकारी था उसको हम आप तक पहुंचाने का प्रयास किए। फिर कुछ और डिटेल और 2024 के में किनको नोबेल अवार्ड मिला, कौन से क्षेत्र में किन्हें अवार्ड मिला है, तो उसको भी एक क्लास के माध्यम से 5 से 10 मिनट में हम चाहेंगे कि उसको कवर करके और आप तक भेजा जाए। तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।